नमस्कार दोस्तों। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए आज एक नया और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह बंदरगाह क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पे समुद्र से आने वाले जलयान रुकते हैं, यानी समुद्र से आने वाले जलयान रुकने का एक जगह, उसे हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह, या इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट। और यह एक तरीके उन्हें समुद्री पंतन भी कहते हैं। जिस प्रकार बसों के रुकने के लिए बस स्टॉप, रेल के रुकने के लिए रेलवे स्टेशन, उसी प्रकार जलयानों के रुकने के लिए जो जगह होती है, एक तरफ से ये सोच लीजिए कि जिस प्रकार बसों को रुकने के लिए बस स्टॉप होता है, उसी प्रकार से जलयानों को रोकने के लिए एक जगह बनाई जाती है, जिसका नाम हम क्या देते हैं? बंदरगाह। अब अगर देखा जाए तो बंदरगाह मुख्य रूप से दो प्रकार के कैसे? आप कहेंगे भारत में तो बहुत सारे हैं। तो भारत में बहुत सारे नहीं कि 13 प्रमुख हैं और 200 उनके सहायक या उपसहायक या छोटे छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि दो प्रमुख बंदरगाह कैसे होते हैं। दो प्रमुख बंदरगाह होते हैं, उनमें से एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख बंदरगाह, या कह दिया जाए भारत के बंदरगाह। अब हमने बताया कि दो प्रकार के बंदरगाह होते हैं। एक आपको बताया कि प्राकृतिक बंदरगाह, और एक हमने बताया आपको कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह, अब आप कहेंगे इसमें भी प्राकृतिक और कृत्रिम होता है क्या? पहले तो ये जाने प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, कि यानी जिसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? सिर्फ प्रकृति के द्वारा। और कृत्रिम का मतलब क्या हो रहा है? जिसमें मानव कुछ ना कुछ कर रहा हो, वो क्या होते हैं? कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक का मतलब ऐसे बंदरगाह, बंदरगाह होते क्या है? चलिए जी, तो ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक समय के लिए कि ये कोई स्थलीय भाग है, इधर वाला जो भाग है ये कैसा है? स्थलीय है। ठीक, यहाँ पे कोई स्थल भाग बना हुआ है। ठीक, लेकिन इसके आगे वाला जो भाग है, यहाँ तक, यहाँ से क्या है? एक तरीके से समुद्र है। ठीक, अब यहाँ से अगर समुद्र मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ, तो ये जो जलयान आते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो जलयान होते हैं उनका कुछ इस प्रकार से चलते हैं। जो जलयान होते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें चल रहे होते हैं। अब ये सोचिए, जब ये यहाँ तक आएगा तो इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे अगर आगे जाएगा तो इसकी जो तली होगी वो क्या होगी? इसके स्थल से लड़ने लगेगी। बात समझ में आई? तो इसके स्थल से लड़ने की वजह से, यानी एक तरीके से कृत्रिम बंदर क्या क्या होते हैं, उनको एक तरीके से यहाँ से तोड़ के गहरा कर दिया जाता है। यानी जो स्थल भाग होता है इसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ के यहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह बनाए जाते हैं, इस प्रकार यहाँ पे भी बना दिया जाता है कि ये पूरा कहाँ तक लाया जा सके? यहाँ तक लाया जा सके। ठीक, ये जो जलयान था जो यहाँ पे रुका हुआ था, उसको कहाँ? यहाँ तक लाने के लिए स्थलीय भाग को तोड़ दिया जाए। तो ये क्या होता है? कृत्रिम बंदरगाह, जिसको तोड़ ताड़ के एक तरीके से फिर से बनाया जाए। जैसे हम लोग घर होते हैं ना, कि पहले जैसे क्या होता, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती थी। अब क्या ऐसा नहीं कि अपनी बनाती, कोई और बनाता है, अभी भी खुद ही बनाते। लेकिन कई लोग अब देखिए गांवों से कच्चे मकान चले गए, पक्के मकानों में कोई बनाने नहीं देता, तो लोग बने बनाए घोंसले ले आते हैं, उनको रख देते हैं, तो चिड़िया उनमें अपने वो कर लेती हैं। तो वो सारी चीजें, कई सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से एक तरीके से क्या हो गया? कृत्रिम बंदरगाह, और एक हो गया प्राकृतिक बंदरगाह। ये तो प्रमुख बंदरगाह। वैसे बंदरगाहों के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे बहुत सारे प्रकार का मतलब क्या? उनकी वैरायटी या उनकी उपयोगिता के आधार पर हम उनके प्रकारों को बांटेंगे कि कैसे सवारी पंतन कौन सा है, मालवाहक पंतन किसे कहते हैं, अंतरोपो पंतन, जो कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पंतनों के बारे में और उनकी प्रमुख विशेषताएं। तो ये चीजें क्लियर है। ठीक, तो सबसे पहले बात करें, देखिए अगर भारत की हम बात करें तो सबसे पहले एक बार भारत का जो मानचित्र है उसको थोड़ा सा ड्रा करने की हम कोशिश करते हैं। आप लोग भी अगर मानचित्र बना के इन सारी चीजों को एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं। और मानचित्र एक क्या होता है, जैसे हम किसी को देखने के बाद कभी किसी को नहीं भूलते, ऐसे ये समझिए कि एक मानचित्र भी वही चीज है। अगर इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो अगर कोई चीज एक बार पता चल गई कि मानचित्र में कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा बंदरगाह कहाँ है,
या कौन सी नदी घाटी कहाँ है, तो वो सारी चीजें फिर आपको कभी भूलेंगी नहीं। इस प्रकार हम किसी को देखते हैं और देखने के बाद दोबारा हम उसको कभी नहीं भूलते। तो इसी प्रकार से ये भी होता है कि अगर कि किसी को हम एक बार देख लें, इसी प्रकार मानचित्र भी होता है कि अगर एक बार हमने इसको बना लिया, चलिए परफेक्ट तो नहीं बनता अभी हमसे, लेकिन एक कोशिश रहती है कि उसको थोड़ा सा उस प्रकार से बनाया जाए कि थोड़ा सा राज्य वगैरह समझने में समस्या ना हो। चलिए ये एक तरीके से मान लीजिए मोटा मोटा भारत का मानचित्र, मान क्या लीजिए भारत का ही है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ये भारत का ही मानचित्र। ठीक, तो सबसे पहले बंदरगाह की बात करते हैं। तो सबसे पहला बंदरगाह जो हम लेंगे, तो एक तरीके से भारत में प्रमुख रूप से जो बंदरगाह पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 13 बंदरगाह प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और 200 छोटे बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। छोटे बड़े का मतलब एक तरीके से जो इनके सहायकों के रूप में बनाए गए या कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने बना लिए, कुछ नाविकों के लिए बना दिए गए, इस प्रकार के बंदरगाह बनाए गए। ठीक, तो सबसे पहले बंदरगाह की बात करें या पत्तन की बात करें तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, गुजरात से। ठीक, गुजरात में यहाँ पे कच्छ की खाड़ी पे बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। नाम याद रखेगा, कांडला बंदरगाह। क्या नाम बताया इसका हमने, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि जो कांडला बंदरगाह है कहाँ पे है, इसकी विशेषताएं कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरी विशेषता इसकी क्या, इसी को हम लोग ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। ज्वारी का मतलब जब ज्वार आता है, ज्वार भाटा हमारे में से कई लोग ना जानते हो कि ज्वार क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी क्या होता है, चंद्रमा के उसकी वजह से पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है जल का स्तर, जैसे नदियां होती है ना, जब बाढ़ आता है तो कहते हैं जल स्तर ऊपर आ गया, नीचे चला गया। जल स्तर का मतलब समझ रहे हैं ना, सिंपल सी बात में जिनको समझ में नहीं आता, जैसे आप लोग गांव में या पुल वगैरह तो देखे होंगे ना, जैसे ये ऊपर से पुल बना होता है, नीचे इस प्रकार से इसके पिलर दिए, तो पहले नदी यहाँ से बह रही होती है और जब बाढ़ आती है तो नदी कहाँ से आ जाती है, कभी यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये होता है जल स्तर की, पानी किस प्रकार से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, बात समझ में आई। तो जब ये एक तरीके का ऐसा ही बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह है। पहली चीज तो ये कैसा है, ज्वारी बंदरगाह है, यानी ज्वार के समय ऊपर आता है। कहाँ पे है, यहाँ पे है मानचित्र पे, और जिस जगह का नाम क्या है, कच्छ की खाड़ी। एक एक के बारे में बहुत डिटेल से तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि एग्जाम से मतलब इससे बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्तमान में इसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नाम ये कर दिया गया ज्वारी बंदरगाह। वर्तमान में देखा जाए तो इस समय का सबसे ज्यादा मालवाहक यानी सबसे ज्यादा मालवाहन में बंदरगाह, अगर कंटेनर की बात किया जाए तो कांडला बंदरगाह है। पिछले पीजीटी में इसको पूछा भी जा चुका है कि कौन सा बंदरगाह सबसे ज्यादा था, उसमें मुंबई और कांडला के बाद उसमें आयोग ने किसको सही माना था, कांडला बंदरगाह को ही सही माना था। दूसरा प्रमुख बंदरगाह अगर बात करें, जो दूसरा प्रमुख बंदरगाह है उसे हम क्या कहेंगे, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह है। देखिए पहली चीज तो याद रखिएगा, ये कहाँ था, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी में ज्वारी बंदरगाह था, वर्तमान नाम क्या है, दीनदयाल। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य, कि कौन से राज्य में है, तो बात करें राज्य की तो कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक समय का अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा, मुंबई बंदरगाह। इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि सबसे बड़ा है, इस चीज को आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई बंदरगाह। अब ये हुआ कि इसकी उपयोगिता खत्म कैसे हो गई, ये मुंबई में था एक समय तक जब कांडला नहीं बना हुआ था, कांडला बाद में बनाया गया, तो मुंबई में था। मुंबई के बगल में एक और बंदरगाह यहाँ पे इसके सहायक बंदरगाह के रूप में बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं न्हावा सेवा, जिसे हम क्या कहते हैं, न्हावा सेवा बंदरगाह।
एक तरीके का ये क्या था, इसका सहायक बंदरगाह था। वर्तमान में देखा जाए तो भारत का ये कहा जाए कि लगभग 5% व्यापार कहाँ से होता है, बंदरगाह से। इस वजह से नावा सेवा बंदरगाह से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कहा जाए इसका सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसका नाम वर्तमान में क्या है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। एक इस प्रकार से आपको भूलना बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल से इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें था कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय। ऐसे नावा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आपको देखिए पहला कहाँ है, कांडला गुजरात, दूसरा कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा नावा सेवा कहाँ पे, जवाहरलाल, नावा सेवा कहाँ पे, ये भी यहाँ महाराष्ट्र में ही है, क्या है, नावा सेवा बंदरगाह। 3 बंदरगाह हो गए, और ये तीनों कहाँ है, अभी भारत के पश्चिमी तट की बात करें, ठीक। फिर आप अगर मानचित्र में देखे होंगे कि महाराष्ट्र के बाद आपका शुरू होता है यहाँ पे कर्नाटक, ठीक। जो कर्नाटक शुरू होता है, तो इन दोनों के बीच में एक जगह है, भारत का सबसे छोटा राज्य। मुझे बताइएगा कौन सा है, कमेंट करके, भारत का सबसे छोटा राज्य। तो चौथा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, मार्मागोआ। मार्मागोआ, किसी मुर्मू गोवा मिलेगा, वही है मार्मागोआ बंदरगाह। ये क्यों जरूरी है मार्मागोआ बंदरगाह, इसके बारे में बात करते। एक तरीके से यहाँ पे गोवा में एक तरीके से इससे लोहे का व्यापार भी किया जाता है मार्मागोआ से, ठीक। लोहे के व्यापार के साथ साथ एक तरीके से ये भी वहां पे किस पर स्थित है, एस्चुरी पे बना हुआ। अब ये कहेंगे एस्चुरी क्या है, इसके बारे में, एस्चुरी क्या होती है, जैसे नदी कहीं पे गिरती है तो नदी दो चीज बनाती है, या तो जब नदी कहीं से आएगी और सागर में गिरेगी तो या तो वो डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक। अगर डेल्टा नहीं बना रही नदी एकदम से, जैसे सागर का पानी कहीं ऐसे ही सागर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं एस्चुरी है क्या। जैसे यहाँ तक एक तरीके से नदी इस प्रकार से ढाल से बहती है, और यहाँ का स्थल ऐसे, तो नदी इस प्रकार से जब गिरती है तो यहाँ पे मिट्टी इकट्ठा कर देती है, ढेर सारी मिट्टी। फिर उस मिट्टी की धाराओं के बीच से क्या होता है, पानी बह बह के कई धाराओं में जाता है, तो जो त्रिभुजाकार आकृति बीच में बन के आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोल देते हैं। जैसे आप लोगों के घरों में या कहीं पे मिट्टी पड़ी होगी, ज्यादातर लोगों के घरों में कहीं ना कहीं कच्चे आंगन जरूर होंगे, तो जब पूरा घर में बारिश हो जाती है, कच्चे भी ना होंगे पक्के भी होंगे, तो उस घर का जो पूरा कचरा होता है, तो जहां से पानी निकल रहा होता है वहां पे जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद देखते हैं एक लाइन से, लेयर से बन जाता है। फिर जो पानी होता है जिस रास्ते से या नाली से जा रहा होता है, उसमें देखते हैं कई प्रकार की लाइनें बन जाती हैं, कचरा ज्यादा ऊंचा हो जाता है और पानी अगल बगल से निकलने लगता है। बात समझ में। लेकिन एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी ऐसा नहीं होता। एस्चुरी में क्या होता है, कचरा जमा नहीं होता, उसमें ढाल नहीं होती, सीधा होता है। ऐसे नदी गिर रही, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, समुद्र है, तो नदी ऐसे आई, नदी में तीव्र बहाव तो है नहीं, तो नदी ऐसे यहीं पे मिल गई, तो जो कचरा होता है इसके धार को जैसे यहाँ ना इकट्ठा होकर कहाँ होता है, यहाँ तो गहरा रहता है, ये कचरा जाके इसके आगे इस जगह इकट्ठा हो जाता है सामने, तो सामने एक तट के जैसा बन जाता है। यहाँ पे नदी गिरी और ये बार बार यहाँ गिरने की वजह से इससे यहाँ इकट्ठा होगा। जैसे सिंपल भाषा में समझें कि जब कहीं से पानी छत की ऊंचाई से अगर नीचे गिरेगा तो मिट्टी क्या होती है, उस जगह मिट्टी कहाँ चली जाती है, थोड़ा आगे चली जाती है, लेकिन ऊंचाई से तो गिरता नहीं, यहीं पे पानी गिरा और आगे इस जगह मिट्टी इकट्ठा कर दी, क्योंकि पानी बहने के लिए ढाल तेज नहीं है, तो मिट्टी कहाँ जाएगी, यहीं पे इकट्ठा हो जाएगी, ठीक। तो इसी प्रकार से जो मार्मागोआ बंदरगाह है उसकी विशेषता क्या है, मार्मागोआ बंदरगाह एक तरीके से किस पर है, एस्चुरी पर बना हुआ बंदरगाह है, ठीक। एक तरीके से पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ से लोगों के लिए पर्यटन वाले खूब सारे ले जाके कहाँ घुमाता है, मुंबई, यहाँ नहावा तो मुंबई छोड़ता है। गोवा तो वैसे घूमने के लिए प्रसिद्ध ही है, आपको समय मिले तो जरूर जाइएगा, गोवा बड़ी अच्छी जगह है और भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। चलिए, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए, ये बात तो हो गई मार्मागोवा की। कितने बंदरगाह हो गए हमारे, 4। अब बात करते हैं पांचवा की। पांचवा बंदरगाह है न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे है, ये तो हो गया कहाँ पे, गोवा में, ठीक। गोवा में है, गोवा में एक नदी बहती, नदी पर बना हुआ है, इसकी ये भी एक तरीके से इसकी विशेषता है इसकी कि किस प्रकार से ये है, ठीक। दूसरी चीज, न्यू मंगलौर की बात करें, जो न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में है। पहले चित्र इसकी ये देख लीजिए, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में।
दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूसरा पॉइंट इसका यह है कि लव वयस्क जो निकलता है कुद्रेमुख पहाड़ियों से, ये बेचा जाता है पश्चिमी देशों यानी ईरान के लिए और इन सारी चीजों के लिए, मुख्य रूप से किसके लिए, व्यापार के लिए बनाया गया है मंगलौर। लव वयस्क का व्यापार किया जाता है और यह है कहाँ, एक तरीके से कर्नाटक में। ठीक, अब इसके नीचे एक राज्य आता है, कहां से, कुद्रेमुख से जो लव वयस्क निकाला जाता है इधर यूरोपीय देशों और इधर के देशों में कई जगह भेजा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो छठवां बंदरगाह है हमारा वो है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह, इसी को कोच्चि बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखिए बात करें तो जो आपका कांडला बंदरगाह, शुरू में हमने बताए थे कि बंदरगाह दो प्रकार के हो सकते हैं, तो प्राकृतिक बंदरगाह या तो कृत्रिम। तो जो कांडला बंदरगाह है ये कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह ये भी कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन जो नावा सोवा है ये एक तरीके से क्या है, आर्टिफिशियल, इसको क्या कहा जाएगा, कृत्रिम कहा जाएगा। ठीक, वहीं पे मारमागोवा भी क्या है, प्राकृतिक है। मारमागोवा के साथ साथ न्यू मंगलौर भी एक तरीके से क्या है, ये भी प्राकृतिक है। कोच्चि भी एक तरीके से क्या है, ये भी प्राकृतिक। यानी इस प्राकृतिक इस प्रकार से कि इनमें खुदाई करके इनको गहरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें नीचे से मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जो शुरू में आपको बताए थे, इनको प्रकृति ने पहले से ही गहरा करके भेजा था। कोचीन बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह को, कोचीन को ही क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोचीन। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोचीन को कहते हैं। अगर मानचित्र पे देखें तो इस तरफ जो सागर है उसे हम लोग को कहते हैं अरब सागर। थोड़ा मानचित्र को यहाँ समझ लेते हैं। अरब सागर, इस तरफ वाले घाट को हम लोग कहते हैं, इधर वाले घाट को पश्चिमी घाट और इधर वाले घाट को पूर्वी घाट। तो यहाँ पे जो सागर है उसे हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक, जो इधर पे है ये पूरी क्या हो गई, ये इधर वाली पूरी बंगाल की खाड़ी। जो इधर पे है इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं खंभात की खाड़ी। और जो ये इधर इस प्रकार से ये जो बीच में जगह आपको दिख रही है, ये इस जगह को बोलते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी। शुरू में ही बताते हैं, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी, और यहाँ पे कौन सी हो गई, बंगाल की खाड़ी। कितने हो गए, 6। हमने कितने बताए थे, 13। पहली चीज कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, नावासोवा बंदरगाह महाराष्ट्र, मारमागोवा गोवा में, और किसके लिए, पर्यटन के लिए ज्यादा फेमस है एक तरीके से। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में, लव वयस्क का व्यापार करता है पश्चिमी देशों से मुख्य रूप से। कोचीन बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक, एक तरीके से ये भी देखा जाए तो वहां की एक झील पर स्थित है कोचीन जो बंदरगाह है। ठीक, अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। इतना क्लियर है। चलिए, ये हो गए पूरे कहाँ के, पश्चिमी घाट के। इस साइड को हमने पहले बताया कि इधर वाले भाग को पश्चिमी घाट कहते हैं और इधर वाले भाग को पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक, ये पश्चिमी घाट वाले हो गए। अब हम चलते हैं पूर्वी घाट की ओर। ठीक, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब हम इनको मिटाते हैं। बंदरगाह जब हमारे खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हवाई अड्डे, तो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू। जैसे इसमें प्राकृतिक और था, तो इस प्रकार से पहले हम इनको देख लें, फिर इसके बाद हम उसको देखेंगे। देखिए यहाँ कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। ये राज्य भी याद रखिएगा जो तट रेखा से, हम भारत के, जिन्होंने हमारा वीडियो ना देखा हो पहला कि भारत का परिचय, वो देख सकते हैं कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं 7वें की ओर। अभी हम यहाँ से यहाँ आए थे, अब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं। यहाँ पे अगर एक राज्य देखते होंगे, यहाँ पे एक राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक, फिर यहाँ पे है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आपका तमिलनाडु पड़ता है इस जगह पे। तो सबसे पहले हम बात करें कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पे 2 बंदरगाह है, मतलब दोनों बंदरगाहों को एक साथ जोड़ा जाता है, अलग अलग नहीं करते। इसे हम कहते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें 2 बंदरगाह बनाए गए हैं। पहला बंदरगाह बनाया गया है हल्दिया, और एक अंदर जाके बनाया गया है कोलकाता। इसमें 2 बंदरगाह बनाए गए। 2 बंदरगाह कैसे, कि हल्दिया जो बनाया गया है ये हुगली नदी पे बनाया गया है, पहली चीज।
नदी पर बना बंदरगाह है। कौन सा? हल्दिया। और ये एक तरीके से अंदर ले जाके, यानी एक तरीके से इसको अंदर ले जाके, जैसे यहाँ तक समुद्र है तो यहाँ से ऐसे नदी गिर रही थी, जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल का, जिसे एक तरीके से बंगाल का शोक भी कहते हैं वहां पर। ठीक, तो जब ये यहाँ पे गिरती है तो क्या होता है, तो इसी से क्या है, हल्दिया बंदरगाह इस नदी पे बना दिया गया। लेकिन कलकत्ता तो समुद्र के किनारे थोड़ा अंदर है, तो इसमें खुदाई करके इसको अंदर तक ले जाया गया। तो एक तरीके से हल्दिया से बंदरगाह दोनों जुड़े हुए, इस वजह से इनको एक साथ कहते हैं। तो आपसे पूछेगा तो उसमें कि जो कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो किस पर बना हुआ है, नदी पर बना हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हुगली बंदरगाह है, हुगली नदी पर बना हुआ जो हल्दिया बंदरगाह है, वो क्या है, नदी पर बना हुआ। और कौन सी नदी पर बना हुआ है, हुगली नदी पर बना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। हर बंदरगाह की थोड़ी थोड़ी चीजें हमें जरूर याद रखनी। दूसरी चीज, इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसको जरूर याद रखिएगा, इसका नाम बदल दिया गया है और नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक, ये चीज याद रहेगी कि इसका नाम क्या है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक, ये दो बंदरगाह हैं, आपसे अलग अलग कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है एक दूसरे से। जिस प्रकार से अगर बांध जब हम पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे भाखड़ा नागल की, हमें लगता है कई बार ये एक ही बांध है, लेकिन भाखड़ा अलग है और नागल अलग है। एक हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है पंजाब के अंदर। लेकिन उसके बारे में जब हम अभी बांध पढ़ाएंगे, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, तो उसमें हम लोग इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक, कोलकाता के बाद नीचे आपका राज्य जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में एक बंदरगाह पड़ता है जिसको हम कहते हैं पारादीप। 8वें नंबर का बंदरगाह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा में। मुख्य रूप से काहे के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये भी क्या करता है, चावल व्यापार करता है दूसरे देशों को। ठीक, तीसरी चीज, जापान को लव अयस्क किसी से भी जाता है। जो जापान को लव अयस्क जाता है, किससे जाता है, पारादीप से जाता है। यानी जितना भी यहाँ का एक तरीके से पश्चिम बंगाल का तो यहाँ से चला जाता है, जितना भी आपका झारखंड और यहाँ का जो वो होता है तब कहाँ जाता है, जापान को हम लोग कच्चा लोहा बेचते हैं। ठीक, तो कौन बेचता है, पारादीप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से जापान को कौन से बंदरगाह से व्यापार होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि जो जापान को व्यापार किया जाता है वो कौन से, पारादीप बंदरगाह से। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, ज्यादातर यही पूछेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं किसकी, 8वें उसके, ठीक 8 तो हो गए, 9वां बंदरगाह, जो सबसे जरूरी बंदरगाह, जिसे हम लोग कहते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये भी एक तरीके का ऐसा प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सर्वाधिक गहरा। इसका प्रमुख पॉइंट क्या है, सर्वाधिक गहरा बंदरगाह। आपसे पूछेगा कि भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है, उसके बारे में बताइए। कंपटीशन में कई बार पूछा गया है, तो वनडे एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक, विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, सबसे सुरक्षित क्यों है, भाई बात आती है ना, इसी को क्यों कहेंगे कि सबसे सुरक्षित बंदरगाह क्यों है विशाखापत्तनम। ठीक, तो इस पे क्या है, एक तरीके से देखा जाए इस पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, तो इस पे एक पहाड़ी पाई जाती है विशाखापत्तनम में, डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है, जिसके पीछे जो इसको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कई बार जब तेज हवाएं जाती हैं तो समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, बहुत तेज अगर आंधियां चलेंगी, वैसे भी सागर के किनारे हवाएं चलती ही रहती हैं, सागरी समीर, तो उन आंधियों चलने से क्या होता है, कई बार ऊंची लहरें उठने लगती हैं, जिससे चलाने में, जलयान चलाने में या लेके आने में दिक्कत होती है। तो ये जो डॉल्फिन नोज पहाड़ी है, ये क्या करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, तो एक तरीके से ये है।
अभी जो हम कोच्चि बंदरगाह पढ़े, एक तरीके से वो अभी उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, चलिए वो अलग टॉपिक। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह एक तरीके से सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। और कई बार इस क्वेश्चन को बहुत पूछा है, किस पहाड़ी में कौन सा बंदरगाह है भारत का एक पहाड़ी के पीछे तरीके से छिपा हुआ रहता है, तो वो कौन सा बंदरगाह है, वो विशाखापत्तनम बंदरगाह है। कि विशाखापत्तनम बंदरगाह एक तरीके से क्या है, एक पहाड़ी के यानी डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ रहता है। जैसे हमने कहा था नदी पर बना बंदरगाह कौन सा है, हमने क्या कर दिया, हल्दिया। ऐसा नहीं है कि और भी नहीं बने, गोवा का अगर देखें मारमा गोवा हम बताए थे, जुआरी नदी पे एक तरीके से वो भी है, लेकिन वो पूर्णतः नदी पर बनाया नहीं गया। वो जुआरी नदी जहाँ पे गिरती है गोवा में, तो वहां पे वो मारमा गोवा था कि वहीं पे गिरती है, उसके उसी के आसपास है, लेकिन ये नदी पे ही बनाया गया, जो हल्दिया बंदरगाह है हुगली नदी पर बनाया गया। ठीक, 9 हो गए। अब 10, 11, 12 ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। इसको याद रखिएगा कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसके बाद बात आती है 10वां बंदरगाह, कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के देखा जाए बिल्कुल सीमा पर यहाँ पे है ये, जिसका नाम क्या है, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में पहले चीज तो। तमिलनाडु। दूसरी चीज क्या है, भारत का प्रथम कारपोरेट बंदरगाह। कारपोरेट का मतलब समझ रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। कारपोरेट का मतलब है पहला ऐसा बंदरगाह है एन्नौर जो किसी प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं बेच दिया गया, मतलब सरकार ने बनाया सब कुछ किया, उसके बाद क्या किया, सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को देखी, ये लो तुम इसको चलाओ, और ये इसका हमें हमने तुम्हें इतने दिन के लिए दे दिया, उसका हमें पैसा दे दो, 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल जितने सालों के लिए दे दिया गया। तो ये प्रथम कारपोरेट जगत का बंदरगाह था, यानी सरकारी चीजें, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, ये कर दिया गया। तो ऐसे ही एन्नौर बंदरगाह प्राइवेट कंपनियों को सौंपने वाला पहला बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक तरीके से स्टार लगा के रखिए कि सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है। यहां तक कि हम सिर्फ कहें कि ये हाई स्कूल, इंटर, वनडे एग्जाम, पीसीएस में तक पूछे जाने वाले ये सब बंदरगाह हैं जो पूछे जाते हैं या उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो एन्नौर बंदरगाह की यही विशेषता है। ठीक, इसका एक नाम भी बदल गया है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, इसका नाम अभी याद आएगा तो अभी हम आपको बताते हैं, जब तक हम अगला पढ़ते हैं 10वें के बाद। 11वां बंदरगाह यहीं पे है, इसके जस्ट एन्नौर के जस्ट नीचे, जिसका नाम है चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। एन्नौर को इसी के सहायक के रूप में बनाया गया था, चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए। इसका पुराना नाम क्या था, मद्रास। जिस प्रकार चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, उसी प्रकार से इस बंदरगाह का भी पुराना नाम, बंदरगाह को भी किससे, मद्रास के नाम से जानते हैं, मद्रास बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। तो मद्रास बंदरगाह का ही नाम जब चेन्नई बदला तो वही क्या हो गया, चेन्नई बंदरगाह हो गया। अब बात करें 12वें बंदरगाह की, जो 12वां बंदरगाह है वो क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहाँ है, तमिलनाडु में। ये तीनों बंदरगाह कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे, और ये भारत का सबसे कम गहरा, छिछला जिसको कह सकते हैं, हम कहते हैं कम गहरा। सर्वाधिक गहरा आपका कौन था, विशाखापत्तनम, और सबसे कम गहरा कौन सा होगा, तूतीकोरिन। अब इसमें क्या होता, इसमें बीच में जहां तक गहरा वहां तक बड़े जलयान आते हैं, और बड़े जलयान आने के बाद यहाँ से सामान को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यहाँ से छोटे जलयान यहाँ तक इसको लेके जाते हैं ऊपर तक। अब आप कहेंगे कि जब ये सर गहरा है, गहरा नहीं है, तो इसको क्यों खुदाई क्यों नहीं कर दी गई, खुदाई कर देनी चाहिए थी,
बात आपकी सही है, लेकिन इसके नीचे खुदाई करने के लिए कई सारी चीजें क्या है, पहली बात तो कई सारी चीजें हमारे भौगोलिक दृष्टि से ठीक नहीं होती, खुदाई करने पे कौन सा क्या कई सारी चीजें हो जाएंगी। और इसी के बगल में एक चीज और है, हमारी धार्मिक आस्था का बाद में जुड़ा हुआ चीज क्या है, राम सेतु। इस वजह से वहां आसपास खुदाई करने में एक धार्मिक मुद्दा बन जाएगा, ये भी नहीं किया गया। और नीचे का जो भाग है वो चट्टानी है, अरे चट्टानी भाग कभी तोड़े नहीं जाते, पहाड़ तोड़े नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार चीजें क्या होती हैं कि धार्मिक, जैसे अभी हमें यहाँ से पश्चिमी घाट से जाने के लिए हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से पूरे श्रीलंका को पार करके ऐसे निकलते हैं। कुछ लोगों ने कहा भैया ऐसा करते हैं कि ये तो जो श्रीलंका है इसके बीच में एक उथला सी एक रास्ता है, उथला सा मतलब यहाँ पे जो सागर है उतना उथला नहीं, बहुत कम उथला, गहरा नहीं है। तो कहा गया कि इसको चलो तोड़ देते हैं, यहाँ से गहरा कर देते हैं, और गहरा कर देंगे तो ये इतना हमें श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा इधर जाने के लिए, हम इस प्रकार से यहाँ से होते हुए निकल जाएंगे, काफी दूरी बच जाएगी। जिस प्रकार से सुएज नहर को बताया गया था, बनाया गया था। तो भाई कई लोग इसके विरोध में उतरे, धार्मिक चीजें हैं कई बार विरोध में आ जाती हैं कि वो राम जी का बनाया हुआ भाई पुल है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो उन सारी चीजों को आप इग्नोर करिए। अभी कितने हो गए, 12 बंदरगाह। 13वां कौन सा है, आपने पढ़ा होगा यहाँ बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, और एक द्वीप कहाँ है, अरब सागर में। जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप है उसका नाम क्या है, अंडमान निकोबार, और उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो उसी राजधानी के नाम पे 13वां बंदरगाह खोला गया है, बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक, ये आपके क्या थे, ये थे आपके 13 बंदरगाह कि किस प्रकार से आपने पढ़े, जिसमें आपने देखा कि गुजरात में कांडला है, महाराष्ट्र में एक तरीके से आपके 2 बंदरगाह हैं, कौन कौन से, यहाँ पे आपका मुंबई, फिर इसके नीचे नाहवा सोवा, फिर गोवा में मारमा गोवा, फिर कर्नाटक में न्यू मंगलोर, फिर इसमें केरल में आपका कोचीन या कोच्चि बंदरगाह हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कलकत्ता या हल्दिया बंदरगाह, उड़ीसा में आपका पारादीप, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह, और चेन्नई में आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कौन सा बंदरगाह हो गया आपका, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। आशा करते हैं आपको ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी। और समझने के साथ साथ बात अगर इसकी करें कि ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ से बताया था कि देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और यहाँ पे आपका कर्नाटक, केरल, फिर यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हैं जो भारत में तट रेखा से लगे हैं, और इन्हीं 9 राज्यों में हर राज्य में कोई ना कोई एक बंदरगाह जरूर बनाया गया। ठीक, बंदरगाह बनाया गया। अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक बंदरगाह कौन से उसमें, अगर सिर्फ ये पूछता कि सर्वाधिक बंदरगाह, तो हम क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बंदरगाह। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 3 बंदरगाह है, आपने इसी में पढ़ा दिए, इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं। 2 हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि भारत में प्रमुख तो बंदरगाह 13 है, लेकिन 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। जो 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं, तो उनके बात की जाए तो वो जो छोटे छोटे बंदरगाह वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक बड़े बंदरगाह जो हैं या प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में, तब हम कहेंगे कि तमिलनाडु में। शुरू में हम कहते हैं कि बंदरगाह और भी कई प्रकार के होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं। तो जैसे पहली चीज क्या होती है, सवारी पंतन। पूछ लेता सवारी पंतन किसे कहते हैं, तो ऐसे पंतन जो मुख्य रूप से सवारी ढोने का काम करते हैं, माल का काम नहीं करते। जैसे हम लोग है ना, मालगाड़ी अलग है, ट्रेनों में देखते हैं ना कि सवारी गाड़ी अलग है, तो इसी प्रकार से कुछ पंतनों का काम होता है सिर्फ कंटेनर लेके जाना, लेकिन कुछ पंतन क्या करते हैं, जैसे भारत में क्या है, मुंबई ब्राहापंतन। ब्राहापंतन कैसे, जैसे यहाँ हम पढ़ रहे थे ना चेन्नई का तूतीकोरिन, कि जो मतलब समुद्र से थोड़ा दूर बना हुआ हो और उसके जाने के लिए क्या, उससे ले जाने के लिए चीजें, तो वो ब्राहापंतन होते हैं। ठीक, ब्राहापंतन के साथ साथ एक होता है आंतरिक पंतन। जैसे हमने क्या पढ़ा, कोलकाता आंतरिक पंतन कैसे, मतलब ये पंतन देखिए अंदर तक लेके जाएगा, वहां तक समुद्र नहीं है लेकिन उसको क्या किया गया, अंदर नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से वहां लेके जाया गया। तो वो कौन से पंतन हो जाते हैं, एक तरीके से आंतरिक पंतन। वाणिज्यिक पंतन यानी मुख्य रूप से जैसे व्यापार के लिए बने, जैसे आपका पारादीप हो गया, मारमा गोवा हो गया। पर्यटन पंतन, तो एक तरीके से आपका मारमा गोवा पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। एक पंतन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि अंत्रोपोपत्तन किसे कहते हैं, या इंटरपोर्ट पंतन, इंटरपोर्ट पोर्ट क्या होते हैं, ऐसे पंतन जो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लो श्रीलंका का जैसे एक हम्बनटोटा है, कोलंबो है, तो ऐसे पंतन जो जैसे कि कहते हैं कि भाई हमारे पास सामान ले आओ और दूसरे का सामान पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे भारत का सामान पहुंचाना हो यहाँ पे तूतीकोरिन, तो पहले क्या हो
यहाँ से अगर आ रहा हो इंडोनेशिया से, तो पहले हम ये हम्बन टोटक है कि मेरे पास ले आओ, मैं पहुंचा दूंगा। तो जो ये बीच में काम पहुंचा, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन काम करते हैं ना, वो चीजें बना तो नहीं रहे, लेकिन हम लोग जो मंगाते हैं तो वो अपने पास ला के फिर हमको दे देते हैं। तो सेम वही काम करने वाले, यानी किसी दूसरे का सामान अपने पास मंगा के उसको डिलीवर करने का जो काम करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंत्योप्योपंथन या इंटरपोर्ट पोर्ट बोलते हैं। बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, एक हम आप चीज बताना भूल गए थे कि एन्नौर बंदरगाह का नाम क्या है। तो एन्नौर बंदरगाह का नाम हमें याद आ गया, उसका बंदरगाह का कामराजार बंदरगाह नाम है इसका, एन्नौर बंदरगाह का, उसको याद रखिएगा। ठीक, कामराजार बंदरगाह के नाम से भी एन्नौर बंदरगाह को जानते हैं। तो ये थे हमारे प्रमुख बंदरगाह और उनके प्रकार। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कि कितने हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और कितने घरेलू हवाई अड्डे। जब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।